वेलकम स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन, बर्डन और एसेट। आज हम लोगों का चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेस। और इस चैप्टर में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग समझें कि जो हमारी आबादी है वह बोझ है या फिर वह वैभव है। ठीक है, हमारी जो आबादी है वह बोझ है या वैभव है। इस वीडियो के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की गई है और आप खुद से अपने आप ही स्वयं ही इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आबादी जो है वो बोझ है या वैभव है। आप देखें कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो हमारे सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस पर लोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत होने लगी। जितनी बड़ी आबादी थी सभी के लिए उतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो हमारे सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा इस पैंडेमिक के टाइम में। जब ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके जो सीमित संसाधन थे उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगा। जो ऑक्सीजन बेड्स थे, जो वेंटिलेटर बेड्स थे, उनकी भी संख्या सीमित थी। और जब आबादी का साइज इतना बड़ा था जिसमें बीमार होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो ये संसाधन भी कम पड़ने लगे। ये जो सीमित बेड थे और ये जो वेंटिलेटर बेड्स थे, इनकी भी बहुत कमी पड़ने लगी और इसके वजह से भी बहुत नुकसान हुआ। तो आप देखें कि इससे क्या हुआ कि स्ट्रेस बढ़ गया आपके जो सीमित संसाधन थे उसके ऊपर। आप देखें कि इसी पैंडेमिक में कितने जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे नर्सेस थे और जो अदर मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ्स थे, उनके ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड पड़ा और वो लोग कितना लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम किए और बहुत कम छुट्टियों के साथ वो लोग पिछले कुछ समय से काम किए हैं। तो आप देखें कि इतने बड़े पॉपुलेशन साइज का बहुत बड़ा इफेक्ट जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन पर भी पड़ा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन पर्याप्त थी। आप जानते हैं दुनिया में भारत का स्थान ऑक्सीजन प्रोडक्शन में प्रथम है। भारत फर्स्ट पोजीशन पे है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में पूरे विश्व में। ठीक है, और इसके बावजूद भी भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई लोगों की और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जाने लगी। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये जो संसाधन हमारे सीमित थे, जो ऑक्सीजन के स्टोरेज के जो संसाधन थे, वो स्टोरेज के संसाधन हमारे सीमित थे। इसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सीमित था और वो इतनी बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सका। जो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो व्हीकल्स थे, उनकी भी हमें भारी कमी महसूस हुई। आप देखें कि कुछ राज्य सरकारें आकर के बोली कि उनको जब ऑक्सीजन दिया गया उसके बावजूद भी वो ऑक्सीजन को रिसीव करने में सक्षम नहीं थी, वो उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं थी। तो मतलब आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमित है और आबादी का साइज जब बढ़ता है तो इस सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका स्ट्रेस पड़ता है। और इसका आप एक करंट का एग्जाम्पल, एक हालिया उदाहरण आप देख रहे हैं जो अभी आप रोजमर्रा के दिनों में टीवी में, अखबारों में और न्यूज में जो खबर देख रहे हैं उसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि बड़ी आबादी का कितना बड़ा असर पड़ा है हमारे इन सीमित संसाधनों पर और इससे कितना प्रभाव पड़ा है इन संसाधनों के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जब आबादी बढ़ जाता है तो उसका असर हमारे जो हाउसिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जो घर, लोग, आप जानते हैं जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए तो घर चाहिए, तो वो घरों को बनाएंगे और सभी के पास तो समान तरीके का मतलब संसाधन नहीं होगा घर डेवलप करने का। तो इससे जमीन पर लोग पैचेस में अलग अलग जगह फैल जाएंगे और इससे क्या होगा कि प्लांट कवर पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्री कवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो नेचुरल आपका जो लैंड का जो प्रोफाइल था वो आपका चेंज हो जाएगा। आप ये एग्जाम्पल देखिए कि नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन आप जानते हैं दिल्ली के बगल में नोएडा एक्सटेंशन बनाया गया है। यूपी में पड़ता है आपका ये नोएडा। और ये दिल्ली का मतलब जो शहरी लोग हैं उन्हीं के और रहने के लिए ये नोएडा और विकसित हो गया है और दिल्ली वहां भी फैल गया। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, दिल्ली में आबादी बढ़ने की वजह से उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसा असर पड़ रहा है, वहां किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ रहा है। और
चाहे वो दिल्ली हो, धारावी हो मुंबई का, या फिर देश के और राज्य के कोई भी क्षेत्र हो, आप देखेंगे कि वहाँ पर आबादी का असर आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर जो घरों का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, गलियाँ बहुत संकरी होती जा रही हैं, सड़क बहुत पतले होते जा रहे हैं। ये सब परिणाम हैं एक बढ़ती हुई आबादी का, एक बड़े आबादी का, ठीक है? तो इस जनसंख्या का असर आप सीधे-सीधे देख सकते हैं कि आपके हाउसिंग सेक्टर पे पड़ रहा है, और इसका असर बहुत बड़ा आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे भी है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो विश्व में रोड नेटवर्क में सेकंड रैंक ऑक्युपाई करता है। इंडिया स्टैंड्स ऑन सेकंड रैंक ऑन रोड नेटवर्क। भारत में बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है, करीब करीब 5.8 मिलियन किलोमीटर्स का इंडिया का रोड नेटवर्क है, ठीक है? इतना बड़ा रोड नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है रोड पे, बहुत ज़्यादा जैम्स आप देखते हैं रोड पे, और लोग फंसे होते हैं। कहीं भी जाने में उनको बहुत लंबा समय लग जाता है, उनके ऑफिस पहुंचने में, दफ्तर पहुंचने में, स्कूल जाने में, उनको कई बार वो लेट हो जाते हैं, और कई बार तो घंटों तक उन्हें उस जाम में फंसे रहना होता है। और ये सब कुछ होता है इस बड़ी आबादी की वजह से। जब आबादी का साइज बढ़ता है, तो जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को उनका पर्सनल व्हीकल्स भी बढ़ेगा, ठीक है? तो जब वो पर्सनल व्हीकल्स बढ़ेंगे, वो सब रोड्स पे ही चलेंगे, और इससे रोड्स पे पूरा जाम लग जाएगा, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, और इससे रोड्स पर जाम लगेगा। और आप जानते हैं कि समस्या को और ज़्यादा बढ़ तब जाता है समस्या, जब लोग भी साथ में, व्हीकल्स के साथ में लोग भी रोड पे ही चलने लगते हैं। और ये होता है डिसिप्लिन की कमी से और रूल्स ओबे नहीं करने की वजह से। और साथ ही साथ आबादी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर डिसिप्लिन और रूल्स को ओबे करवाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी को जल्दी होता है जाने का। और आप देख सकते हैं कि इंडिया का रेलवे पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस बढ़ती हुई आबादी का। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आने वाला होता है, तो किस तरीके से लोग कतार में लग करके एकदम इंतजार में खड़े रहते हैं कि ट्रेन जैसे ही आएगा, वे उसके अंदर जैसे ही मौका मिलेगा वो प्रवेश कर जाएंगे। आप इस इमेज के ज़रिए देख सकते हैं कि कितनी भीड़ में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्लेटफ़ॉर्म पर भी होते हैं और ट्रैक पे भी कुछ लोग दूसरे साइड भी खड़े होते हैं ट्रेन पे चढ़ने के लिए। और जैसे ही ट्रेन रुकता है, एक रेस शुरू हो जाता है, एक होड़ शुरू हो जाती है लोगों की अंदर घुसने की, जद्दोजहद करने लगते हैं लोग, अंदर घुसने के लिए जूझने लगते हैं लोग। और उसके बाद सबको जाना तो सभी को है, और ट्रेन में जगह तो सबके लिए नहीं है। इसीलिए ये भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, और इसमें सब लोग केओटिक रूप से सब अंदर घुसने की जद्दोजहद करते हैं। और उसके बाद जब अंदर घुस जाते हैं, तो फिर उन्हें कैसा दृश्य देखने को मिलता है अंदर जाने पर? उन्हें, अगर वो लकी थे कि वो अंदर उनको एंट्री मिल गया, तो वो जाकर के फिर इस तरीके से लटक करके खड़े होकर के जाते हैं। तो ये सब असर पड़ रहा है आपके रेलवे पे। आपको पता है इंडिया का जो रेलवे है वो विश्व में चौथे स्थान पे है। रेल नेटवर्क में इंडिया विश्व में चौथे स्थान पे है। पहला स्थान है यूएसए का, सेकंड स्थान है चाइना का, थर्ड स्थान है रसिया का, और फोर्थ स्थान है भारत का, ठीक है? तो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दुनिया का भारत। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के रेलवे पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ की बढ़ती हुई आबादी की वजह से। और कुछ लोग जिन्हें तो अंदर घुसने का जगह नहीं मिल पाता है, उन बेचारों को गेट पर ही लटक करके जाना पड़ता है। और ये डेली का बात है, और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी-कभार ऐसा हो जाता है, ये मतलब रेगुलर इंसिडेंट है, ऐसा होते ही रहता है, ठीक है? लोग ऐसे ही जो अपने सफ़र पर जाना होता है, ये उनकी मजबूरी है। इतना ज़्यादा रेलवे, इतना ज़्यादा ट्रेन्स होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे लटक करके सफ़र करना पड़ता है। आपको पता है भारत में कुल कितने ट्रेन चलते हैं? क्या आपको पता है ये बात कि भारत में कुल कितने ट्रेन्स चल रहे हैं, कितने रेल ऑपरेट कर रहे हैं? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि भारत में कुल कितने ट्रेन हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेन नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपका, जब आप स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, जब आप प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद भी एक रेस शुरू होती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी सेक्टर्स में कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है बढ़ती हुई आबादी की वजह से। और इससे जो जीवन का जो स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डिक्लाइन कर रहा है, वह गिरता जा रहा है। और लोगों का जो जीवन का स्तर है, जो रहन-सहन का ढंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो गिरते जा रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। आप जानते हैं कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? भारत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन-सा स्थान रखता है? भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
विश्व में 189 कंट्रीज का ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लिस्ट होता है और भारत 189 कंट्रीज में 131th रैंक पे आता है। 131वां स्थान है भारत का। इसके वजह से यहाँ पे मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोग बहुत कड़ा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत कम ही हासिल कर पाते हैं। उन्हें हासिल बहुत ज़्यादा नहीं होता, उन्हें प्राप्त बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उनका मेहनत मज़दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनका मेहनताना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके वजह से उनका जो क्वालिटी है जीवन का, वो बहुत नीचे गिर जाता है और कई बार तो वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो कि उनका अधिकार के रूप में उनको दिया गया है, एक राइट दिया गया है एजुकेशन का, वो भी बहुत सारे बच्चे अचीव करने से वंचित रह जाते हैं, वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, उससे वो परे रह जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इन सभी सेक्टरों पर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, ठीक है? इन सभी सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी का बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है। इसके वजह से जीवन का जो स्तर है लोगों का, वो गिरता जा रहा है। लोगों का पर कैपिटा इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। सभी लोगों का अगर पर कैपिटा इनकम अगर कैलकुलेट किया जाए, आप जानते हैं पर कैपिटा इनकम जो होता है उसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। जब हम लोग पूरे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का जो इनकम होता है, वो पॉपुलेशन के इनकम का सम करते हैं और उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हम लोगों को पर कैपिटा इनकम मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समस्या विभिन्न सेक्टर्स में है और ये समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। आप जानते हैं कि सब इतने बड़े आबादी को भोजन प्रोवाइड करवाना भी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी 136 करोड़ है। 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2019 के जो रिपोर्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग भारत की आबादी 136.64 करोड़ की है। 136 करोड़ की, ठीक है? तो इसके वजह से इनको भोजन उपलब्ध करवाना सबको, ये भी बहुत कठिन काम है और सभी के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत कठिन है। और इसी के वजह से आप अभी पिछले कुछ दिनों में देखें कि सभी के लिए दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर्स अवेलेबल कराने में सरकारों की पसीने छूट गए और कितनी उनकी कितने मतलब उनके बारे में कितने लोगों ने उनकी निंदा की, कितना कुछ कहा उनके बारे में, बुरा भला बोले। तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग सेक्टर्स में कितना ज़्यादा आवश्यकता होती है, कितना ज़्यादा इस मतलब आवश्यकताएँ बढ़ जाती है आबादी के बढ़ने से। जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन्स भी तो चाहिए, तो इतनी बड़ी आबादी को अगर वैक्सीन्स लगानी होंगी, तो आपको पता है कि प्रति व्यक्ति कम से कम 2 वैक्सीन तो आपको लगाने ही होंगे। तो जब आपका 136 करोड़ की आबादी है, तो आपको कम से कम 278 करोड़ तो आपको 276 करोड़ तो वैक्सीन आपको परचेज करने होंगे। तो 276 करोड़ वैक्सीन या तो आपको प्रोड्यूस करना होगा या फिर उसको परचेज करना होगा, ताकि आपका पूरा पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर सकें, उसको इम्यून बना सकें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी जब होता है, तो उसका बड़ी आबादी का बहुत स्ट्रेस होता है डिफरेंट सेक्टर्स पे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो। इन सब के बावजूद भी पॉपुलेशन को हम लोगों को कभी भी बर्डन नहीं समझना चाहिए। आबादी को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। हमारी जो जनसंख्या है, वह बल्कि हमारा वैभव है, वह हमारा संपत्ति है। आपको पता है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्किल्ड मैन पावर का। भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। यहाँ की आबादी सबसे युवा आबादी है। यहाँ का औसत जो युवाओं का उम्र है वो 24 साल है। मीन एज ऑफ 24 ईयर्स, ठीक है? तो भारत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर का प्रोड्यूसर है। ये सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस देश का पूरे विश्व में। और ये देश बहुत हुनरमंद है बहुत सारे क्षेत्रों में। जैसे यहाँ पर विभिन्न तरह के भाषाएं बोले जाते हैं। आप जानते हैं भारत में कितने दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स हैं। भारत में टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज्यादा है। भारत में अगर इन संसाधनों का विकास करवाया जाए, इन पॉपुलेशन को ट्रेन किया जाए, इनको एजुकेट किया जाए, इनको स्किल किया जाए, तो और भी ज्यादा ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और एजुकेशन सेक्टर में भी ये बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। फिर से भारत में जो भारत की क्षमता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने की, ये भी
बहुत ही अद्भुत क्षमता है भारत की कि भारत कठिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उठकर खड़ा होता है और उसका डट कर सामना करता है। तो भारत की आबादी जो है वह इतना विशाल होने के साथ में वह आबादी भारत को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवा रहा है, वो हमें एक मजबूती दे रहा है। यह न केवल भारत को स्किल्ड मैन पावर दे रहा है, ये पूरे विश्व का समझिए तो विश्व के मशीन का चक्का जो है वो भारत चला रहा है। विश्व की जो मशीन चल रही है उस मशीन का चक्का भारत घुमा रहा है, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर का प्रोड्यूसर है। भारत सबसे युवा देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ विविधता है भाषाओं के प्रोफेशनल्स के। यहाँ पर अंग्रेजी के प्रोफेशनल सबसे ज्यादा है। आपको पता है भारत सबसे बड़ा इंजीनियर्स का प्रोड्यूसर है विश्व का। भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, विश्व भर में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भारत प्रोड्यूस करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के इंजीनियर्स हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों, भारत में जो इंजीनियर्स हैं वो विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा इंग्लिश प्रोफेशनल्स का देश है। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी कारणों की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आबादी है वो भारत को एक तरीके से बेनिफिट भी करवा रही है। यहाँ पर भारत को आप जानते हैं विश्व में ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स का मार्केट है भारत। यहाँ सबसे ज्यादा कारें, मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियां चलती है यहाँ के सड़कों पर। आपको पता है विश्व में यहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो दूसरे स्थान पे है। भारत का जो रेलवे है वो विश्व में चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम अपने पॉपुलेशन को और ज्यादा ट्रेन करें, अगर उनके हुनर को डेवलप करवाएं, अगर उनका हुनर का विकास करवाएं, उनको और अलग अलग काम करने के बारे में सिखाएं कि वो अलग अलग कार्यों को कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारे काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बहुत तरह के काम होते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं और सब में आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, चाहे वो पाइप का फिटिंग का हो, वेल्डिंग का हो। सारे जो काम होते हैं उनके लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। और जब उन कामों को करने के लिए, चाहे वो जहाज में उसको वेल्डिंग करने वाला जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, या ऐप बनाने वाला एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, या फिर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर हो, सभी को ट्रेन करना होता है, सभी को स्किल करना होता है, और उनके ट्रेनिंग और स्किल से ही उनका हुनर और डेवलप होता है। और जब हम लोग उनके हुनर को और फिल्टर करते हैं और ज्यादा डेवलप करते हैं, ट्रेन करके उनको ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरवाते हैं, उनका प्रशिक्षण बहुत अच्छे स्तर का होता है, तो इससे उनका डेवलपमेंट होता है, उनके अनुभव का विकास होता है, उनके हुनर का विकास होता है, और उनके ज्ञान का वर्धन होता है, उनका नॉलेज बढ़ता है। तो जब हम लोग अपने पॉपुलेशन का ट्रेनिंग करवाते हैं और जब हम अपने पॉपुलेशन के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ाते हैं, तो उससे हमारा पॉपुलेशन ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता है। एजुकेटेड पॉपुलेशन जो होता है वो वेल अवेयर पॉपुलेशन होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा जागरूक होते हैं, वो सब कुछ जो घटनाएं घट रही होती हैं उसके बारे में वो अवेयर होते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन इस तरीके से जो निर्माण होता है वो एक जागरूक पॉपुलेशन होता है, वो एक सजग पॉपुलेशन होता है, वो एक अवेयर पॉपुलेशन होता है। तो हम लोगों को अगर अपने देश को और ज्यादा विकास करवाना है और इसको आगे, अपने संसाधनों को, अपने मानव संसाधन को कभी भी हम लोगों को बोझ नहीं समझना चाहिए, और इसको हम लोगों को अगर अपने वैभव के रूप में समझना है और इसको अपना संपत्ति के रूप में, अपने संपत्ति को अगर बढ़ाना है, तो हमें इनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको पता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि फादर ऑफ सिविक्स है, सिविक्स आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसके फादर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जो ज्ञान में किया हुआ जो आपका निवेश है ये आपको सबसे अच्छा भुगतान करता है, ये सबसे बढ़िया दर पे आपको भुगतान करता है। ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो हम लोगों को अपने एजुकेशन में, अपने नॉलेज बिल्डिंग के प्रोसेस में, अपने लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट हमारा कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। हमें बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स खरीदना चाहिए। जितनी महंगी से महंगी किताबें हों, हमें उन्हें खरीदने से पहले सोचना नहीं चाहिए। हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं,
तो हमें अपने किताबों पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, जब पॉपुलेशन के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों को सबसे अच्छा दर पे भुगतान करता है, सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता है, और इससे पूरे समाज का फायदा होता है। एक पॉपुलेशन जो क्रिएट होता है वो एक जागरूक और सजग आबादी होता है, और वो एक मजबूत आबादी होता है, वो एक हुनरमंद आबादी होता है, वो एक गुणी आबादी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो पॉपुलेशन है, जिसको कि आप अभी बर्डन मान रहे हैं, ये बर्डन तुरंत में बदल जाएगा एसेट में। ये पॉपुलेशन बदल जाएगा आपका, ये बर्डन से हो जाएगा आपका एसेट, ये आपके बोझ से बदल जाएगा आपके वैभव में। तो आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल केयर। आपको अपने आबादी को हेल्दी भी रखना होगा। अगर आपका आबादी हेल्दी है, अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, तभी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगा, उनका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, उनका एफिशिएंसी हाई होगा, उनकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता ज्यादा होगी, कार्य का जो गुण होगा, जो गुणवत्ता होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट हेल्थ में करना जरूरी है। हेल्थ सेक्टर में भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाता है। और स्वास्थ्य में आप जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। तो हमें अपने स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करने से नहीं सोचना चाहिए, और एक राष्ट्र को भी, एक देश को भी, एक राज्य को भी अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य, अगर देश और राज्य स्वस्थ है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्टिव है। आपको पता है स्वस्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी? हेल्दी, हेल्थ जो है, वो हम लोग तब बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि वह स्वस्थ है, जब वह मानसिक रूप से भी ठीक हो, जब वह शारीरिक रूप से भी ठीक हो, जब वह सामाजिक रूप से भी ठीक हो, और वह आर्थिक रूप से प्रोडक्शन करने में, वो आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव हो, वह आर्थिक रूप से पैदावार करने में सक्षम हो, वो आर्थिक रूप से उत्पादन करने में सक्षम हो, वो पैसा कमा सके, वो अर्न कर सके। तो हम लोग उस आबादी को बोलते हैं कि वो हेल्दी आबादी है। तो आप जानते हैं कि WHO ने हेल्थ के डेफिनेशन में ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वाले टर्म को ऐड कर दिया है। पहले हेल्थ हम लोग समझते थे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, but now health is a state of complete social, mental, physical as well as economic productive. We should be economically productive, and our investment, if we do the investment in education, health and training, then what are its outcomes? Our income increases. अगर हम लोग अपने जनसंख्या के प्रशिक्षण में, अगर अपने जनसंख्या के शिक्षा में, अगर अपने जनसंख्या के स्वास्थ्य में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या की गुणवत्ता होती है वो ज्यादा होती है, और फिर वो ज्यादा इनकम कमाते हैं, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों वो ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं? क्योंकि उनके कार्य की क्षमता ज्यादा होती है, कार्य का गुण ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छा तरह का काम करते हैं, उनका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है कार्य करने का। तो इसके वजह से उनका जो कमाई होता है वो भी बढ़ जाता है। तो एजुकेटेड जब होता है पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन स्किल्ड होता है, और जब पॉपुलेशन हेल्दी होता है, तो वो पॉपुलेशन आपका ज्यादा अर्निंग करके देता है, मोर इनकम होता है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा अर्न करेगा, मतलब पूरे देश का भी ज्यादा अर्निंग होगा, नेशनल इनकम भी ज्यादा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। अगर आपका पॉपुलेशन हेल्दी रहेगा, अगर आपका पॉपुलेशन एजुकेटेड रहेगा, और पॉपुलेशन साथ ही साथ प्रशिक्षित रहेगा, वेल ट्रेंड रहेगा, तो उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल उनका हाई रहेगा, उत्पादक क्षमता उनकी हाई रहेगी, बहुत ऊंची रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगी, उत्पादन का उनमें बहुत अच्छा क्षमता रहेगा, अगर पॉपुलेशन स्किल्ड है, एजुकेटेड है, और उनका स्वास्थ्य का बढ़िया से ख्याल रखा जा रहा है। तो आप लोगों को जितना बढ़िया से बढ़िया, उन्नत से उन्नत हो सके, शिक्षा पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शिक्षा पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में अब बहुत ज्यादा इनोवेशंस आ रहे हैं, हमारा एजुकेशन भी रिवॉल्यूशनाइज हो रहा है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और अब हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों को जितना ज्यादा हम लोग पढ़ते जाते हैं, जितना ज्यादा हम लोग एजुकेट होते जाते हैं, हमारा स्किल उतना ज्यादा डेवलप होते जाता है, हमारा हुनर उतना ज्यादा डेवलप होते जाता है। तो हम लोगों को, हमारे पॉपुलेशन का जो इनकम होता है वो बढ़ता है, हमारे पॉपुलेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है,
हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेटेड होता है। हमारा पॉपुलेशन एजुकेटेड होने के साथ-साथ ज़्यादा ट्रेन्ड भी होता है। उसमें ज़्यादा स्किल्स होते हैं, ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। अलग-अलग स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क वर्क फील्ड में वो लोग काम कर सकते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन आपके पढ़े-लिखे हैं और वो वेल ट्रेन्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और वेल स्किल्ड हैं, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में काम प्राप्त कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा जो सेक्टर हमारा बेरोज़गार सेक्टर है, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है और स्किल्ड नहीं है। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये जानिए कि जब पॉपुलेशन आपका स्किल कर देंगे, जब आप उस अशिक्षित पॉपुलेशन को जब आप शिक्षित कर देंगे, जब आप उसको ट्रेन कर देंगे, स्किल्ड कर देंगे, उसमें हुनर डेवलप कर देंगे कि वो किसी किसी भी ऑपरेट कर सकता है, किसी भी मशीन को या किसी विमान को उड़ा सकता है, ठीक है? तो ये सब काम को करने के लिए अगर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको एजुकेट किया जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि उस पॉपुलेशन का इनकम कितना ज़्यादा होगा और वैसा पॉपुलेशन का आपका हेल्थ स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि आपका पॉपुलेशन अगर हेल्दी है, तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। वो पूरे टाइम उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर वो हेल्दी है पॉपुलेशन आपका, तो वो एनर्जेटिक रूप से काम करेगा। कार्य की जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा अच्छी होगी। जो प्रोड्यूस है, चाहे वो सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होंगे और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ उनका प्रोडक्शन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझें कि अगर आप अपने पॉपुलेशन को स्किल करते हैं, अगर आप अपने पॉपुलेशन को एजुकेट करते हैं, अगर पॉपुलेशन को ट्रेन करते हैं, तो आपका पॉपुलेशन बदल जाता है ह्यूमन कैपिटल में। तो हम लोग समझे कि हमें कभी भी आबादी को बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए कि आबादी बढ़ रहा है तो इसकी वजह से अलग-अलग सेक्टर पे ये स्ट्रेस पड़ रहा है। दरअसल ये आबादी हमारा वैभव भी है, ये आबादी हमारा बहुत तरीके से मदद कर सकता है, हमारे देश को एकदम ऊँचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचा सकता है, सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। बस इस हमें ये तय करना है कि हम इस आबादी को बोझ की तरह ले रहे हैं या फिर वैभव की तरह ले रहे हैं। अगर हम इसे वैभव की तरह लेकर के चलेंगे, तो इससे आप जान रहे हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा विकास होगा और कितना ज़्यादा इसका असर दिखेगा आपको अलग-अलग क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि भारत में कितने तरह के रीजनल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। भारत में 22 से 26 तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं क्षेत्रीय, और इसमें भी यहाँ के लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं। यहाँ के लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी अपना इनका हुनर डेवलप हो रहा है। तो अगर आप इनको और एजुकेट करेंगे और अच्छे से इनको प्रशिक्षण देंगे और ट्रेनिंग देंगे और ज़्यादा इनको स्किल का डेवलपमेंट करवाएँगे, तो ये इनका लर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगा और इसके साथ ही ये अपने कार्य को और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएँगे और अच्छे हुनर के साथ ये काम को कर पाएँगे और उस कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और इससे ये पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे, पॉपुलेशन को बचा भी सकेंगे, सुरक्षित भी रख सकेंगे। जब आबादी पढ़ा-लिखा होगा, जब आबादी के मेडिकल केयर पर ध्यान दिया जाएगा, जब आबादी के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, स्वाभाविक-सी बात है कि वह आबादी जागरूक होगा, उसे सारे घटनाक्रम के बारे में पता होगा और वो सजग आबादी होगा। जो भी घटनाएँ आस-पड़ोस में घट रही हैं, उसके बारे में उसको अच्छे से पता होंगे कि क्या घटनाएँ घट रही हैं और उसके बारे में उसको सब कुछ पता होगा, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर भी लेगा, वो सावधानियाँ भी बरतेगा और उन सावधानियों से खुद को भी सुरक्षित रखेगा और साथ ही साथ पूरे समाज को भी सुरक्षित रखेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पॉपुलेशन को एजुकेटेड करें, आप अपने पॉपुलेशन के शिक्षा पर इन्वेस्ट करें, पॉपुलेशन के स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करें और उनके स्किल डेवलपमेंट पर, उनके ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसा जब होता है, तो ये पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, मानव संसाधन बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है और ऐसे मानव संसाधन में आपको पता है, इनमें जजमेंट का क्वालिटी होता है, इनमें विज़डम की क्वालिटी होती है, इनमें क्रिएटिविटी होती है, इनमें नॉलेज होता है, इनमें एंटरप्राइज़ होता है, इनमें एक्सपीरियंस होता है और ये अपने इंटेलिजेंस से, अपने रिस्क होल्डिंग
कैपेसिटी से ये नया स्टार्टअप्स करते हैं, ये नए काम को स्टार्ट करते हैं और उससे कई लोगों को रोजगार पैदा कर करके कई लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं, जब आप पॉपुलेशन को स्किल करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च करेंगे, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे अपने पॉपुलेशन को, तो आपका पॉपुलेशन जो है वह एक बोझ नहीं बल्कि वह एक एसेट बन जाएगा, वह आपका वैभव बन जाएगा। जो दुनिया की मशीन का चक्का आज भारत चला रहा है, वो मशीन भारत का होगा, वो चक्का भी भारत का होगा और उसे चलाने वाले जो ड्राइवर्स होंगे उसके, वो भी भारत के होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बी पिंक ऑफ हेल्थ।